हेलो बेटा। हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आ जाइए सभी फटाफट से, आप लोगों की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। सो सॉरी, थोड़ा सा लेट हो गए हैं हम, है ना। 6:15 बोला था, 6:24 हो गया, 10 मिनट लेट हो गए। थोड़ा सा काम आ गया था बेटा और समय का पता ही नहीं चला। तो आई होप सो। क्या है भैया, क्या दिक्कत हो गई? चालू क्यों है? ठीक है, अभी ठीक है। चलो, आई होप सो आपको मैं दिखाई दे रही हूँ और साथ में क्या बोलते से आपको मेरी आवाज भी सुनाई दे रही है। तो फटाफट से कमेंट करके बताओ सब कुछ ठीक है, सब बढ़िया है, आप लोगों को मैं दिखाई दे रही हूँ या नहीं, आवाज वगैरह सब क्लियर है ना? ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है ये है व्हीट स्टोन सेतु, इसके सिद्धांत का सूत्र और साथ ही इसका रेखा चित्र, सूत्र की स्थापना, मतलब पूरा व्हीट स्टोन सेतु हम करने वाले हैं आज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 4 मार्कर क्वेश्चन है और धारा विद्युत चैप्टर का ये आखिरी लेक्चर है आज, है ना। इसके बाद मिक्स न्यूमेरिकल रह जाएंगे जो हम न्यूमेरिकल सीरीज में कवर करेंगे। थोड़े बहुत मैंने चैप्टर के साथ करवा दिए, कुछ और हम ऐड ऑन करेंगे बेटा। जो न्यूमेरिकल हम अलग से पढ़ते हैं ना चैप्टर वाइज, उनमें हम कवर करेंगे। न्यूमेरिकल के लेक्चर आपके अलग से होंगे। तो स्टार्ट करें। आज हम समझते हैं व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत और ये आधारित है किरचॉफ के नियम पर। डन। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। हमें पढ़ना है व्हीट, यार ये सेलो का संयोजन बार बार क्यों हो जाता है। हमें पढ़ना है व्हीट स्टोन सेतु। ठीक है, व्हीट स्टोन सेतु। व्हीट स्टोन सेतु जो है बेटा 1842 में, 1842 में व्हीट स्टोन नामक वैज्ञानिक ने अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने की विधि दी। अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने की विधि विकसित की। मतलब एक ऐसा उपकरण इन्होंने बनाया जो कि अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है। एक ऐसा उपकरण इन्होंने बनाया जो कि अज्ञात प्रतिरोध, अननोन रेजिस्टेंस का पता लगाने के लिए उपयोग किया जाता है। ये जो उपकरण है बेटा, ये किरचॉफ के द्वितीय नियम पर आधारित है। यह उपकरण किरचॉफ के द्वितीय नियम पर आधारित है। अगर आपसे पूछ लेगा कि क्या बोलते से व्हीट स्टोन सेतु जो है वो किस पर आधारित है, तो किरचॉफ के द्वितीय नियम सेकंड रूल पर ये आधारित है। किरचॉफ के द्वितीय नियम सेकंड रूल पर ये आधारित है। व्हीट स्टोन के अनुसार सेतु की संतुलन अवस्था में सेतु की संतुलन अवस्था इन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात, इन्हीं दो संलग्न भुजाओं के, मैं पहले लिख के और फिर समझाऊंगी आपको, संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। शेष दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। और आप बोलोगे यही
व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है। व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है, मतलब व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत ये बोलता है कि अगर आपके पास इन्हीं दो संलग्न भुजाएं हैं तो इनके प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोध के अनुपात के बराबर होता है। अब अगर ये चार प्रतिरोध आपको अनुपात में मिले और कोई तीन प्रतिरोध हमें पता हो तो हम चौथा अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं। अभी कुछ समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे सर्किट बनाकर अच्छे से समझते हैं, समझ में आएगा। कमेंट करके, एक आध कमेंट करके बता दो बेटा सब कुछ ठीक है, सब बढ़िया है, ऑल ओके, ठीक है। चलिए समझे है ना। चलिए इसका परिपथ आरेख समझते हैं। पहले हम समझते हैं बच्चा इसका परिपथ आरेख, है ना। पहले हम समझते हैं इसका परिपथ आरेख क्या है भैया। परिपथ आरेख में ऐसा, तो ध्यान से देखिएगा, हमारे पास व्हीटस्टोन सेतु नामक उपकरण प्रदर्शित है। अरे यार, ठीक है। अब इसका कनेक्शन दोनों तरफ एक सेल के बन गया आरेख। अब इसमें क्या करना है, ध्यान से देखना है ना। यहाँ पे एक प्रतिरोध लगाते हैं और प्रतिरोध आते हैं, तो टोटल हो गए कितने प्रतिरोध, 4। हमारे पास एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, दूसरा रेजिस्टेंस लगा हुआ है, तीसरा रेजिस्टेंस प्रतिरोध बेटा रेजिस्टेंस। टोटल कितने प्रतिरोध हैं हमारे पास, 4। टोटल कितने प्रतिरोध हैं, 4। ध्यान से देखिएगा। अब इन चारों प्रतिरोधों के बीच में हम क्या काम करते हैं, एक सेतु यानी कि एक ब्रिज बनाते हैं। ठीक है, एक सेतु क्या बनाते हैं, एक ब्रिज बनाते हैं। ऐसा इस कर सकते हैं। ठीक है। अब इस सेतु की खास बात ये है कि यहाँ पर रहेगा एक गैल्वेनोमीटर और नीचे की ओर रहेगी बच्चा कुंजी, रहेगी एक कुंजी। अब ये गैल्वेनोमीटर क्या बला है, तो गैल्वेनोमीटर को कहा जाता है धारामापी। धारामापी है जो कि धारा की उपस्थिति बताएगा और इससे होकर धारा बह जाए, इसीलिए एक और कुंजी हम यहाँ लगा के रखते। तो टोटल 2 स्विचेस, 2 बटन हम लगा रहे हैं, पहली ऊपर और दूसरी नीचे। ठीक है, चलो ध्यान से देखना। हमारे पास बाहर जो लगी हुई है ये है कुंजी K1, ये है बैटरी या सेल, ये इसका प्लस सिरा, ये माइनस। जैसे ही कुंजी को दबाओगे बैटरी से धारा निकलेगी और जो धारा निकलेगी वो है बच्चा I। जो धारा निकलेगी वो है I। आई धारा जैसे ही यहाँ पहुंची, इस बिंदु का नाम हम दे देते हैं, इस बिंदु का नाम हम दे देते हैं A, का है A, इसका है B, D। हमने एक बंद परिपथ बनाया है ABCD। हमने एक बंद परिपथ बनाया है ABCD। अब ABCD के बीच में हम 4 प्रतिरोध लगा के बैठे हैं। पहला प्रतिरोध है बच्चा P, दूसरा प्रतिरोध है Q,
तीसरा प्रतिरोध है R और चौथा प्रतिरोध S। इनमें से किन्हीं तीन के मान अगर हमें पता है तो हम चौथे अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, परिपथ आरेख बना है यह हमारा। यहाँ कुंजी K1 है तो ये जो होगी बेटा ये कुंजी K2 है और ये धारा मापी है जिससे होकर धारा बहेगी, तो ये धारा की उपस्थिति बताएगा। धारा मापी एक ऐसा उपकरण होता है जो किसी परिपथ में धारा की उपस्थिति या उसकी दिशा बताता है। ये धारा को मापता नहीं है। धारा को मापने के लिए हमें धारा मापी को अमीटर या वोल्ट मीटर में बदलना पड़ेगा और ये आप आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखो कि अगर धारा मापी का जिक्र हुआ है मतलब या तो ये धारा की उपस्थिति बता रहा है या फिर ये उसकी दिशा बता रहा है। ठीक है, हमने जो उपकरण बनाया है इस उपकरण का नाम है व्हीट स्टोन सेतु। व्हीट स्टोन सेतु जो है ये एक ऐसा उपकरण है जिनमें अगर आपको किन्हीं तीन प्रतिरोध का मान पता है तो आप चौथे अज्ञात प्रतिरोध का मान निकाल सकते हो, लेकिन ये आप निकालोगे किरचॉफ के द्वितीय नियम से। ठीक है, तो किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या बोलता है? किरचॉफ का द्वितीय नियम बोलता है कि किसी बंद विद्युत परिपथ में अगर अलग अलग खंड में धारा बह रही है तो इन अलग अलग खंडों में बहने वाली धाराओं इनके संगत प्रतिरोध का गुणनफल का बीजगणितीय योग और परिपथ में लगाए गए विभिन्न विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग सबका योग 0 होता है। कल मैंने किरचॉफ के दोनों नियम आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, पहला भी दूसरा भी। दूसरे नियम पर आधारित उपकरण का नाम है व्हीट स्टोन सेतु और एक और हम पढ़ते हैं मीटर सेतु जो कि आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है तो हम वो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन व्हीट स्टोन सेतु आपको पढ़ना है बेटा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए हमने जैसे ही स्विच ऑन किया, स्विच ऑन करते से ही धारा निकल रही है I। धारा I जैसे ही बिंदु A पर पहुंची किरचॉफ के पहले नियम से ये दो भागों में बट जाएगी। एक प्रतिरोध P से होकर जाएगी, दूसरी प्रतिरोध R से होकर जाएगी। प्रतिरोध P से धारा I1 के रूप में जा रही है, R से धारा I2 के रूप में जा रही है। I1 धारा बिंदु B पर पहुंची, B पर इसे वापस दो रास्ते मिल गए। अगर I1 का कुछ हिस्सा धारा मापी G से बह रहा है IG के रूप में, तो बचा हुआ हिस्सा I1 माइनस IG के रूप में बहेगा Q से होकर। देखो I1 है टोटल धारा, I1 का कुछ हिस्सा अगर IG के रूप में बह गया, कुछ हिस्सा IG के रूप में बह गया तो कितना बच जाएगा, इसको पता करने के लिए I1 में से IG को घटा दो और ये जो I1 में से IG को घटाओगे ये किससे होकर चला जाएगा? प्रतिरोध Q से। IG किससे होकर जा रही है? धारा मापी G से। ध्यान से समझना, जैसे ही कुंजी K1 को दबाते हैं, जब आप सूत्र की स्थापना लिखते हैं, परिपथ आरेख यहाँ से हटाओ और यहाँ डाल दो। ये जो बनाया है बेटा ये है परिपथ आरेख। अब इस आरेख में हम क्या कर रहे हैं, तो जैसे ही हमने कुंजी K1 को दबाया और यहाँ हम सूत्र की स्थापना, सूत्र की स्थापना। चलो बढ़िया, ध्यान से समझिएगा। जैसे ही कुंजी K1 को दबाते हैं बैटरी से धारा I प्रवाहित होती है। धारा I जो है बच्चा वो बिंदु A पर दो भागों में बट जाती है। I1 धारा प्रतिरोध P से होकर प्रवाहित होती है और I2 धारा प्रतिरोध R से होकर। दोनों ही धाराएं जो हैं, I1 पहुंची बिंदु B पर, B पे एक रास्ता IG से होकर गया, सॉरी धारा मापी G से गया IG के रूप में। दूसरा हिस्सा I1 में से IG को घटाने पर मिलेगा जो कि होगा I1 माइनस IG, ये जाएगा प्रतिरोध Q से होकर। फिर और क्या होने वाला है, इधर से आ रही है I2, इधर से आ रही है IG,
तो टोटल किस रूप में बहेगी धारा? I2 प्लस IG के रूप में। किस रूप में बहेगी धारा? यहां से आ रही है I2, यहां से आ रही कुंजी K2 को दबाने पर IG, तो बिंदु D पर आने पर दोनों धाराएं जुड़ जाएंगी और जुड़ा हुआ हिस्सा आगे बहेगा I2 प्लस IG के रूप में। जब एक धारा दो रास्तों में बटेगी तो दो भागों में बटेगी, इसलिए I1 को आपने IG और I1 माइनस IG में तोड़ा, ठीक है, क्योंकि जा रही है। पर ऐसा है कि यहाँ दो धाराएं बिंदु D पर मिल रही हैं। ऐसा जो हुआ था बिंदु B पर हुआ था, और बिंदु D पर दो धाराएं मिल रही हैं। एक तरफ से पहुंच रही है IG, दूसरे तरफ से पहुंच रही है I2। दोनों किरचॉफ के पहले नियम से जुड़ गई और जुड़कर I2 प्लस IG के रूप में पहुंच गई कहां? बिंदु C पर। इधर से I1 माइनस IG आई, इधर से I2 प्लस IG आई। जो IG माइनस हुआ था वो अभी प्लस हो गया, फिर टोटल धारा जुड़कर I के रूप में बाह्य परिपथ में बहने लग जाएगी। तो हमने क्या किया है? हमने धारा को अलग अलग खंडों में बांट दिया है। I धारा बिंदु A पर दो भागों में बट गई है, प्रतिरोध P से I1 के रूप में, प्रतिरोध R से I2 के रूप में। I1 धारा बिंदु V पर वापस दो भागों में बट गई है, धारा मापी G से IG के रूप में, प्रतिरोध Q से I1 माइनस IG के रूप में। और फिर इधर से कुंजी K2 को दबाओ, ऊपर से IG आ रही है, इधर से प्रतिरोध R से I2 आगे आ रही है। दोनों धाराएं बिंदु D पर जुड़ गई और प्रतिरोध S से I2 प्लस IG के रूप में बिंदु C पर पहुंची। इधर से जो आ रही है वो, इधर से जो जा रही है वो, दोनों जुड़ जाएगी बिंदु C पर और बाह्य परिपथ में वापस I के रूप में बहने लग जाएगी। थोड़ा बहुत मान इसका क्या हो जाएगा? प्रभावित। क्या आपको इतनी बात समझ में आई? एक के भी कमेंट नहीं आए हैं, या फिर मुझे ही आज कमेंट दिखाई नहीं दे रहा है? कोई सेटिंग वेटिंग चेंज तो नहीं हो गई? आज तो अनामिका का भी कमेंट नहीं दिख रहा मुझे। चलो अब करते हैं इसे सॉल्व, है ना? ठीक है, किरचॉफ के द्वितीय नियम में बात होती है किसी बंद परिपथ की। तो ये रहा बच्चा बंद परिपथ जिसका नाम है ABCD। ABCD सॉरी, ABCD क्या है? एक बंद परिपथ है। फिर इस बंद परिपथ में भी दो खंड हो गए, ABDA एक खंड हो गया, BCDB दूसरा खंड हो गया। कितने खंड हैं? दो। खंड एक में एक प्रतिरोध है P, इधर प्रतिरोध है R, इधर प्रतिरोध है Q और इधर प्रतिरोध है S। हमारे पास दो खंड है और दो खंड में टोटल 4 प्रतिरोध हैं। ठीक है, तो हमें पता है धारा के संगत प्रतिरोध का गुणा करने को बोलता है किसका नियम? किरचॉफ का द्वितीय नियम। ठीक है, यस मैम, ओके बेटा। चलो ध्यान से समझना, यहां से शुरू से समझते हैं। व्हीटस्टोन सेतु जो है ये अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करने की विधि है। इसमें जब सेतु संतुलन अवस्था में होता है, मतलब धारा मापी G में किसी भी प्रकार का कोई विक्षेप नहीं होता, मतलब इससे होकर कोई धारा नहीं बहती, इससे होकर कोई धारा नहीं बहती। इस स्थिति को कहा जाता है सेतु की संतुलन अवस्था। और सेतु की संतुलन अवस्था में किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। मतलब आमने सामने की भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो आमने सामने की भुजाओं के प्रतिरोध के अनुपात के बराबर होता है। मान लो P का मान 10 है, Q का मान 20 है, R का मान 15 है, S का मान पता करना है। तो इससे इसे काटा, इससे इसे काटा, 15 और 2 का गुणा करके S का इधर गुणा किया तो S बराबर 30 ओम। क्या हम 3 का पता होने पर 1 का पता नहीं लगा सकते? बिल्कुल लगा सकते हैं। अगर हमारे पास 3 अज्ञात प्रतिरोध हैं, 3 ज्ञात प्रतिरोध हैं, तो चौथे अज्ञात प्रतिरोध का पता हम लगा सकते हैं।
बेसिक मैथ्स से ही लगा सकते हैं, पर पहले 3 का तो पता लगा लो। चलो अब लिखनी है आपको सूत्र की स्थापना की थ्योरी। सूत्र की स्थापना में हम लिखेंगे, जैसे ही कुंजी K1 को दबाते हैं बैटरी B से धारा I प्रवाहित होती। धारा I बिंदु A पर 2 भागों में बट जाती है। प्रतिरोध P से धारा I1 के रूप में, R से धारा I2 के रूप में प्रवाहित होती है। ठीक है, प्रतिरोध P से धारा I1 और R से धारा I2 के रूप में प्रवाहित होती है। I1 धारा बिंदु B पर पुनः 2 भागों में बट जाती है। धारा मापी से धारा IG के रूप में और प्रतिरोध Q से I1 माइनस IG के रूप में प्रवाहित होती है। बाद में जब आप देखें तो इसी लिंक से रोक रोक के आप थ्योरी लिख सकते हैं बेटा। ठीक है, स्टॉप कर करके लिख लीजिएगा। वापस I1 माइनस IG के रूप में प्रवाहित होती है। बिंदु D पर IG और I2 धाराएं जुड़ जाती हैं और प्रतिरोध S से I2 प्लस IG के रूप में प्रवाहित होती है। तब पहले लेंगे बंद परिपथ ABDA में। ठीक है, इसमें बंद परिपथ ABDA में किससे? किरचॉफ के द्वितीय नियम से। सिर्फ ABDA को देखो थोड़े समय के लिए, सिर्फ ABDA को देखो थोड़े समय के लिए। ये A है, ये B है, ये D है, ये A है। यहाँ प्रतिरोध P है, यहाँ प्रतिरोध R है, यहाँ धारा मापी G है और इससे बह रही है धारा IG। बस इतना ही देखना है आपको। ठीक है, ABDA बस देखना थोड़े समय के लिए। तो हम जानते हैं किसी बंद विद्युत परिपथ के विभिन्न खंडों में बहने वाली धाराओं। तो यहाँ जो धारा बह रही है बच्चा वो है I1। इसके संगत प्रतिरोध, I1 का संगत प्रतिरोध क्या है? P, और इनका क्या करना है? गुणा। दूसरी धारा इसी डायरेक्शन में, चलो धारा यहीं से मुड़ गई, IGG। दूसरी धारा कौन सी है? IG संगत प्रतिरोध G। धारा मापी का प्रतिरोध G होता है। ठीक है, इसकी डायरेक्शन ऊपर से नीचे, इसकी डायरेक्शन नीचे से ऊपर। I2 नीचे जा रही है, नीचे से अगर इसी परिपथ में जाएंगे तो ऊपर जाएगी। IG और I2 आमने सामने आ जाएगी, टकरा जाएगी। इसीलिए I2 धारा को लेंगे। देखो ऐसे जा रही है I2, अगर बिंदु D पर आगे ना पहुंच पाए तो ये वापस आमने सामने आ जाएगी। और जब दो धाराएं IG और I2 आमने सामने आएंगी तो एक प्लस में ली है तो दूसरी हम लेंगे माइनस में। तो अगली धारा जो है बच्चा वो है I2 और संगत प्रतिरोध है R। I2 का संगत प्रतिरोध है R। किरचॉफ का द्वितीय नियम बोलता है कि बंद खंड में बहने वाली धाराओं, इनके संगत प्रतिरोधों का गुणनफल और परिपथ में लगाए गए विद्युत वाहक बल। तो इतने बंद खंड में कहीं विद्युत वाहक बल है क्या? नहीं, तो विद्युत वाहक बल मत लीजिए। का बीजगणितीय योग, सबका करना है योग। बस I2R वाली जो धारा है ये हम लेंगे माइनस में, क्योंकि डायरेक्शन है इसकी विपरीत। एक ऊपर जा रही है, दूसरी नीचे जा रही है, डायरेक्शन हो गई विपरीत और ये बीजगणितीय योग होता है 0। कल हमने ऐसे ही पढ़ा है बेटा, कल हमने ऐसे ही पढ़ा है कि धारा और संगत प्रतिरोध का गुणा करते हैं और एक धारा अगर ऐसी बह रही है, दूसरी धारा ऐसी आमने सामने, ऊपर वाली को प्लस में लोगे तो नीचे वाली माइनस में। इसीलिए I1 को प्लस में लेना है, I2 को माइनस में। कल मैंने किरचॉफ के द्वितीय नियम में आधा घंटा तुम्हें यही समझाया है कि प्लस माइनस कैसे लेते हैं। ठीक है, तो अब हो गया आपके पास I1 धारा प्लस में आ गई, IG धारा प्लस में आ गई, लेकिन I2 धारा काय में आ गई है? माइनस में। तो चेंज करो इसे, I1P है प्लस IG है प्लस माइनस माइनस, रुकिए जरा, प्लस IG है प्लस माइनस माइनस, I2R है बराबर में है 0।
अब क्या कर सकते हैं, तो अगर सेतु संतुलन अवस्था में हो, ठीक है, मतलब धारामापी जी से कोई धारा प्रवाहित ना हो, शुरू में ही लिखा है तुमने सेतु की किस अवस्था में, संतुलन अवस्था में। सेतु की संतुलन अवस्था में धारामापी जी में कोई विक्षेप नहीं होता बेटा, इसकी सुई जरा भी नहीं हिलती, अर्थात ये जो धारा आ रही है वास्तव में इससे होकर धारा जाएगी ही नहीं। इस स्थिति में अगर धारामापी से धारा नहीं जाएगी तो इस धारा का मान हम क्या ले लेंगे, शून्य। किस अवस्था में, सेतु की संतुलन अवस्था में। ठीक है, चलिए बीच बीच में तुम्हारे कमेंट भी देखने होते हैं। किस अवस्था में, सेतु की संतुलन अवस्था में धारामापी जी में कोई विक्षेप नहीं होता, IG का मान हो जाता है शून्य। इस स्थिति में I1P प्लस IG का शून्य है, इंटू में G माइनस I2R बराबर शून्य होता है। ठीक है, जीरो में G का गुणा करेंगे 0, तो बचेगा I1P माइनस का बचेगा I2R बराबर शून्य। माइनस वाले का इधर पक्षांतर करोगे तो I1P बराबर हो जाएगा प्लस का I2R, और दैट इज इक्वेशन नंबर 1। ये जो आया है ये समीकरण 1 है। आसानी से आ गया बेटा समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 तक क्या आपको कोई दिक्कत है, बताइए जल्दी से, क्या इक्वेशन नंबर 1 तक आप ला सकते हैं। अब दूसरा वाला बंद परिपथ BCDB, और इसे हम लेंगे अगले पेज पे। मैं फटाक से बना देती हूँ दूसरा वाला बंद परिपथ। यहाँ से शुरू हुआ है B, यहाँ पे A B C और ये D, और क्या कर सकते हैं यहाँ, तो यहाँ लगा हुआ था धारामापी, यहाँ था प्रतिरोध, और यहाँ भी था प्रतिरोध, और यहाँ कुंजी। चलो मैं पूरा सर्किट ही बना देती हूँ ना भैया। यहाँ है धारामापी, यहाँ है कुंजी, ये सिर्फ तुम्हें दिखाने के लिए, तुम्हें फिर से डायग्राम नहीं बनाना। यहाँ है प्रतिरोध और यहाँ भी है प्रतिरोध P Q R S, और यहाँ जो धारा बह रही थी वो थी IG, और इधर थी I1 माइनस IG। इधर जो आ रही है वो IG है, इधर से जो आ रही थी वो I2 थी, तो प्रतिरोध S से जा रही थी I2 प्लस IG। क्या ऐसा ही कुछ था, तो देखो Q ऊपर S नीचे, I1 माइनस IG, I2 प्लस IG, इधर धारा IG और संगत प्रतिरोध G, धारामापी का प्रतिरोध G। अब जो दूसरा बंद खंड है बेटा, अब जो दूसरा बंद खंड है वो कौन सा है, दूसरा जो बंद खंड है वो कौन सा है, तो दूसरा बंद खंड है BCDB। ठीक है, इसमें बंद खंड BCDB में किरचॉफ के द्वितीय नियम से, किरचॉफ के द्वितीय किरचॉफ का द्वितीय नियम बोलता है कि किसी बंद विद्युत परिपथ में पहली धारा I1 माइनस IG संगत प्रतिरोध G। B से C के तरफ चलो पहले, तो पहली धारा क्या है बेटा, I1 माइनस IG, और इसका संगत प्रतिरोध क्या है, Q। दूसरी धारा जस्ट इसके अपोजिट में, दूसरी धारा जस्ट इसके अपोजिट में है, कौन सी है बच्चा, I2 प्लस IG। दूसरी धारा जो दिखाई दे रही है वो कौन सी है, I2 प्लस IG। सामने देखिएगा दूसरी धारा कौन सी है, BCD। C से इधर उल्टा आओ, दूसरी धारा है I2 प्लस IG, I2 प्लस IG, और ये धारा आएगी काय में, माइनस में। क्यों माइनस में, क्योंकि भैया ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने, ये ऊपर से नीचे आ रही है इधर,
बी सी डी के तरफ, और ये उल्टा इसके सामने जा रही है, तो दोनों एक दूसरे की क्या हो गई, अपोजिट, इसीलिए दूसरी धारा को लिया है काय में, माइनस में। तीसरी धारा जो है वो अलग से बह रही है, जो कि है क्या, माइनस आई जी इंटू में जी। दो हिस्से हो गए, एक ऊपर से नीचे, एक ऊपर से नीचे, आप इसे प्लस में भी ले सकते हैं और बराबर हो जाएगा शून्य, क्योंकि धारा मापी की धारा तो वैसे भी कुछ नहीं है, उसे हम शून्य मान ले रहे हैं। I1 माइनस आई जी इंटू में है Q प्लस माइनस माइनस I2 प्लस आई जी। इसका संगत प्रतिरोध लिखना भूल गई मैडम ना, दूसरी धारा का संगत प्रतिरोध ही नहीं लिखा। I2 प्लस आई जी का संगत प्रतिरोध क्या है बच्चा, S, अगली धारा है आई जी, संगत प्रतिरोध है G, बराबर में है शून्य। अब क्या करेंगे, ये जैसे का तैसा, प्लस माइनस माइनस I2 प्लस आई जी इंटू में है क्या, S, प्लस में है आई जी इंटू, बराबर है शून्य। हम जानते हैं सेतु की संतुलन अवस्था में, सेतु की संतुलन अवस्था में थोड़ी देर पहले ही देखा था हमने, Ig का मान हो जाता है शून्य। धारा मापी जी में कोई विक्षेप नहीं होता, Ig का मान हो जाता है शून्य। इस स्थिति में Ig का मान शून्य कर दो, I1 माइनस शून्य इंटू में Q, I2 प्लस शून्य इंटू में S, Ig का मान शून्य इंटू में बराबर में शून्य। तो अब इस स्थिति में सब कुछ शून्य होना है, तो I1 का Q में गुणा करोगे तो आएगा I1Q, माइनस I2 का S में गुणा करोगे तो आएगा I2S, जीरो का G में करेंगे तो जीरो और बराबर में आ जाएगा शून्य। पक्षांतर कर दें क्या, I2S को इधर फेंक देंगे तो I1Q, I2S को इधर फेंक देंगे तो आ जाएगा I1Q, बराबर में आ गया I2S, समीकरण नंबर 2। अब कुछ नहीं करना, समीकरण 1 भागित 2 करने पर, समीकरण 1 क्या है बेटा, ध्यान से देखो, समीकरण 1 है I1P I2R, समीकरण 1 है I1P बराबर I2R, भाग देना है समीकरण 2 का, समीकरण 2 है I1Q, इधर है I2S, और बराबर का निशान आ जाएगा बीच में, बराबर का निशान कहाँ आ जाएगा, बीच में, ठीक है। कुछ हो सकता है, I1 से I1, I2 से I2 कैंसिल, यहाँ बचा है बेटा P, यहाँ बचा है Q, यहाँ बचा है R और नीचे बचा है S। ये जो आया है यही व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत का सूत्र है, यही व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत का सूत्र है, जो कि ये बताता है कि जब सेतु संतुलन अवस्था में हो, धारा मापी G में कोई विक्षेप ना हो, इस स्थिति में किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो, यहाँ P था, यहाँ Q था, ठीक है, ऐसे था ना, सॉरी यहाँ P था, यहाँ Q, यहाँ था R, इन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। यही है व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत का सूत्र। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? ये डायग्राम फिर से नहीं बनाना है, क्योंकि इस पेज में आधा सॉल्यूशन किया है, इसलिए आधा डायग्राम फिर से बना के आपको समझाया है। फटाफट से बताइए क्या समझ में आया बेटा? हमने पढ़ा है व्हीटस्टोन सेतु क्या है। तो व्हीटस्टोन सेतु जो है किरचॉफ के द्वितीय नियम पर आधारित एक युक्ति है, जिसमें हम अज्ञात प्रतिरोध का पता लगाते हैं। किरचॉफ के द्वितीय नियम पर आधारित युक्ति, जिसका आविष्कार व्हीटस्टोन ने किया था 1842 में।
1842 में ही किरचॉफ के रूल आए थे। 1842 में ही व्हीटस्टोन सेतु का आविष्कार किया। इनके अनुसार जब सेतु संतुलन अवस्था में हो तो किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है, अर्थात P/Q बराबर होता है R/S। ये हमें सिद्ध करना था। फिर मैंने आपके सामने परिपथ आरेख बना के बढ़िया से आपको समझाया इसके सूत्र की स्थापना की थ्योरी। इस थ्योरी के बाद पहले आपने बंद खंड लिया ABDA। इस बंद खंड ABDA में आपने अप्लाई किया किरचॉफ का द्वितीय नियम और IG जो धारा है इसे कर दिया शून्य, तो आपका जो डेरिवेशन आया वो आया I1P माइनस I2R, समीकरण नंबर 1। फिर दूसरा बंद खंड आपने लिया है BCDB। इसमें भी अप्लाई किया किरचॉफ का द्वितीय नियम, पहली धारा प्लस में तो दूसरी धारा ले ली आपने माइनस में। पहले भी ऐसा ही किया है। ऐसा करने के बाद अगला जो डेरिवेशन निकला IG को शून्य करने के बाद I1Q I2S बराबर शून्य। I2S का पक्षांतर किया, I1Q I2S समीकरण 1 में 2 का भाग दे दिया है। ये 1 था, ये 2 है। भाग देने के बाद I1 I2 कैंसिल हो गए, P/Q बराबर R/S निकल के आ गया। यही व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत का सूत्र है। डन। व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत का सूत्र है और ये जो उपकरण है ये किरचॉफ के द्वितीय नियम पर आधारित है। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। यहाँ पर आकर हमारा जो धारा विद्युत चैप्टर है वो हो जाता है समाप्त। इसीलिए आज लेक्चर नहीं होते, लेकिन मैंने ले लिया क्योंकि मुझे ये चैप्टर एंड करना था। मंडे से आपके नए चैप्टर्स स्टार्ट हो जाएंगे। फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में हो चुके हैं, बायोलॉजी में भी हो चुके हैं, तो हमने सोचा तीनों के एक साथ कर देते हैं नए चैप्टर। तो मंडे को बेटा क्या बोलते से फिजिक्स में भी नया लेक्चर स्टार्ट हो जाएगा, नया चैप्टर हम स्टार्ट कर देंगे, केमिस्ट्री में भी हो जाएगा और बायोलॉजी में भी। अभी तक फिजिक्स में हम 3 चैप्टर कवर कर चुके, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, वैद्युत विभव और धारिता और धारा विद्युत। तीनों को अच्छे से पढ़ो, रिवीजन करो, पुराने लेक्चर्स को देखो ताकि आपके जो भी क्वेश्चंस छूटे हैं वो आप तैयार कर लें। और इतने सारे बच्चे देख रहे हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, है ना। लाइक करने के पैसे नहीं लगते हैं, लाइक कर दो और कमेंट करके बता दो कि क्या आप लोगों को समझ में आया। कोई बच्चा अगर ऑफलाइन वाला देख रहा है तो नहीं मारूंगी मैं, है ना, ठीक है। वैसे भी मारना पीटना अलाउड नहीं है, मैं तो चिल्लाती भी नहीं हूँ ढंग से तुम लोगों को, फिर भी इतना डर है कि एक भी कमेंट नहीं आता, ठीक है। आई होप सो बेटा समझ में आया होगा। अब आज कोई क्लास नहीं है।